Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. क्योंकि लॉकडाउन है तो वो लोग अंदर रह गए। अब उनके सिलसिले में इतनी ज्यादा गलत बातें मीडिया में करना और पूरा ब्लेम जो है कोरोना वायरस फैलने का उन पे रख देना, मैं ये समझता हूं ये बात सही नहीं होगी। ये लोग आए हैं और दिल्ली से मुंबई चले गए हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने डिजीज फैला दिया। और आप ये देखिए कि अब ये जज ने लिख दिया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये 10 लोग कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के लिए किसी तरह भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम उन्हें जेल में रखे हुए हैं, जबकि इन सब के 10 के टेस्ट निगेटिव हुए हैं। और वही जज ने कहा है कि जिसका अपना टेस्ट निगेटिव है वो कैसे कोरोना वायरस को स्प्रेड करेगा। ये इस तरह की मीडिया की वजह से पुलिस भी बेचारी जो है वो प्रोएक्टिवली इन्फ्लुएंस होकर चीजों को परसू करती है। इससे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ग्लोबल बेइज्जती होती है। मैं ये समझता हूं कि हमने कोविड-19 को डील करने में जिस तरह का कम्युनलिज्म दिखाकर एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी जमात को डेमोनाइज किया है, उससे कोई फायदा देश का नहीं हुआ है। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो हमने उसमें एक स्केपगोट ढूंढी और सारा ब्लेम तबलीगी जमात और मरकज पे लगा दिया। मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में कई वीडियो बनाए और आपको बताया कि ये कम्युनल प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि इन लोगों को ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तक के चार्जेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस, और उसके बाद ये सारे केसेस जब कोर्ट्स में जा रहे हैं तो एक के बाद एक केस कोलैप्स कर रहे हैं, उनको बेल दी जा रही है और हाई कोर्ट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एविडेंस को देख के कह रहे हैं कि ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में आपने अभी देखा, जो हमने अपनी पुरानी क्लिप्स दिखाई, कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब का सब कल बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जज बेंच ने कह दिया है। उसमें औरंगाबाद की ये बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की। और देखिए, लॉ जो है वो गेम ऑफ वर्ड्स है। मैं भी गलत हो सकता हूं क्योंकि हम सब इंटरप्रेट करते हैं। तो ये खुशी होती है जान के कि जो आपको लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कितने केसेस और जजमेंट्स इस तरह के हो चुके हैं कि जिन लाइंस पे आपसे हमने बात की वही बाद में जजमेंट में आ गई। अब मुझे ये लगता है कि इस जजमेंट के बाद झूठ सामने आ गया, सत्यमेव जयते हो गया, पर्दा उठ गया, रास फाश हो गया। और जिस तरीके से हमने एक कम्युनिटी को और फिर एक जमात को ब्लेम किया, वो सब का सब जो है वो झूठ साबित हुआ। और अगर आप इस जजमेंट की बात माने तो उन सारे लोगों ने, चाहे वो मिनिस्टर्स रहे हों या टीवी एंकर्स रहे हों या अखबारों में जिन्होंने एडिटोरियल लिखे हों, उन्हें रिपेंट करना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको रिपेंट करना चाहिए। कई यूट्यूब चैनल्स पे कल के जजमेंट पे आप कुछ ना कुछ देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है तो हम जरा इस जजमेंट को एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से देखेंगे। तो देखिए, इस केस में 3 एफआईआर हैं। एक एफआईआर जो पहली वाली है उसमें 1 से 10 तक जो लोग हैं, जो पेटिशनर थे इस केस में, वो विदेशी थे, और 11 से 14 नंबर पे जो लोग थे वो इंडियन थे। और ये एफआईआर की है कांस्टेबल ने 25 मार्च को, और ये कह रहे हैं कि हम 25 मार्च को जब पेट्रोलिंग पे निकले तो हम काजी मस्जिद में गए और वहाँ हमने देखा कि ये कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ पे ये रिलीजियस कुछ राइट्स कर रहे थे, और उसकी वजह से ये एफआईआर जो है वो हुई इवेंचुअली 5 अप्रैल 2020 को। दूसरी जो एफआईआर है उसमें 1 to 9 फॉरेनर्स हैं, 10-11 पर इंडियन हैं। यहां पे भी ये बात कही गई कि ये कांस्टेबल 30 मार्च को पेट्रोलिंग पे निकले
और ये महराज मस्जिद अहमदनगर पहुंचे और वहां पे इन्होंने देखा कि मस्जिद के जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने कुछ तबलीगियों को पनाह दे रखी है, और उसके बाद 4 अप्रैल को ये FIR हुई। तीसरी जो FIR है ये इसमें सब के सब फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशी हैं। ये बाल्डर मस्जिद नेसवा सिटी की है। इसमें 4 फॉरेनर्स और 2 ट्रस्टीज के खिलाफ FIR 5 अप्रैल को हुई, और सिमिलर चार्जेस हैं सब में कि ये टूरिस्ट वीजा पे आए, और जो टूरिस्ट वीजा पे आया वो रिलीजियस एक्टिविटी में तबलीगी जमात में क्यों शामिल हुआ, और उसने अपनी वीजा कंडीशन और लॉकडाउन कंडीशंस का वायलेशन किया। जो मैंने तबलीगी जमात पे वीडियोस बनाए थे उस पे मेरे बहुत से व्यूअर्स ने ये लिखा था कि साहब वो उन्होंने लॉकडाउन कंडीशन का वायलेशन किया, वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे, वो रिलीजियस एक्टिविटी पे क्यों गए। जो कुछ मैंने कहा था वो देखिए अब जजमेंट में आ गया है, और इस चीज को कोर्ट ने बहुत डिटेल में एग्जामिन किया है। सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो लॉ इसमें इन्वॉल्व है वो सेक्शन 14 क्लॉज बी ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है, और इस सेक्शन में यह कहा गया कि अगर कोई भी आदमी जिसको वीजा मिला है वो कोई ऐसा काम करता है जो वीजा की कंडीशन का वायलेशन है तो फिर उसको सजा दी जाएगी। अब यहां हाईकोर्ट ने जो अहम बात नोट की, जो और यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाईकोर्ट ने कहा कि वीजा कंडीशन ना तो फॉरेनर्स एक्ट का हिस्सा है और ना जो रूल्स फ्रेम हुए हैं फॉरेनर्स एक्ट के तहत वो उसका हिस्सा है। ये वीजा कंडीशन क्या है, इनकी क्या लीगल सेंटिटी है, लीगल स्टेटस क्या है। हाईकोर्ट ने कहा ये गाइडलाइंस हैं और एट मोस्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। और फिर इन गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 15 गाइडलाइंस का यह कहता है कि कोई भी आदमी जो वीजा पे आ रहा है वो तबलीग एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रिलीजियस प्लेस को विजिट करे या नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल हो या रिलीजियस डिस्कोर्स को सुने, ये सब के सब प्रोहिबिटेड नहीं है। और मैं अभी आपको डिटेल्स बताऊंगा, सरकार के अपने सर्कुलर्स में वो बात निकल के आएगी। फिर यहां पर हाई कोर्ट ने वो सर्कुलर्स जिनकी हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉन्फिडेंशियल हैं, और जो चीज कॉन्फिडेंशियल है जाहिर है कि पब्लिक को बात नहीं पता होगी। इन सर्कुलर्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लिख रही है, और पहला सर्कुलर है 4 अप्रैल 1996 का, जिसमें यह बात कही गई कि ये फॉरेनर्स टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं और ये तबलीग वर्क करते हैं या रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, और अगर ये ऐसा करें तो इनको डिपोर्ट किया जाए। आपको मालूम है यहां अभी हाई कोर्ट कहने वाली है कि हमने उन्हें डिपोर्ट करने के बजाय उन्हें जेलों में डाल दिया। और फिर जो दूसरा सर्कुलर है वो MHA का है 20 नवंबर 1996 का, जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया कि तबलीग एक्टिविटी क्या रिलीजियस एक्टिविटी है। और मैं अब ये लाइन पढ़े दे रहा हूं सर्कुलर से। इट इज क्लैरिफाइड दैट अटेंडिंग तबलीगी जमात इज्तमा ब्रैकेट में कांग्रीगेशन डज नॉट अमाउंट टू तबलीग वर्क प्रोहिबिटेड अंडर इंस्ट्रक्शंस। यानी MHA ने खुद 1996 में, आज से 14 साल पहले, और अपनी इंस्ट्रक्शंस इशू होने के चंद महीने बाद यह कह दिया कि तबलीग जो जमात का इज्तिमा अटेंड करना यह प्रोहिबिटेड नहीं है। और कहा उन्होंने कि तबलीग वर्क जो प्रोहिबिटेड है वो क्या है, प्रीचिंग प्लेसेस टू प्लेसेस, स्पीकिंग फ्रॉम तबलीगी प्लेटफॉर्म, ये है जो प्रोहिबिटेड है। फिर यहां पर और सर्कुलर का अब जिक्र हो रहा है, वो तो 96 के थे। अब 2015 मोदी सरकार आ चुकी है। 15 अप्रैल 2015 का सर्कुलर है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई हमने ये नोट किया है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, फ्रांस, UAE, कतार, बांग्लादेश और इजिप्ट
टूरिस्ट वीजा पर यहां आ रहे हैं और वो रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और ये कहा गया कि हम आपको जो पिछले दो हैं 10 अप्रैल 96, 20 नवंबर 96, वो गाइडलाइन साथ में अटैच की कि आप उनको फॉलो करें। फिर हाई कोर्ट ने नोट किया कि कोविड के बाद 4 सर्कुलर और इशू हो रहे हैं। 2 सर्कुलर आ रहे हैं 31 मार्च 2020 को और एक आ रहा है 2 अप्रैल 2020 को। और इसमें क्या कहा जा रहा है 31 मार्च में कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो तबलीग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो पीनल एक्शन एज पर लॉ उनके अगेंस्ट इनिशिएट करेगा। और इसमें यह भी नोट किया कि 2000 फॉरेन नेशनल्स ऑफ 70 कंट्रीज कंट्री में हैं। 2 अप्रैल 2020 को फिर एक बात सर्कुलर आ रहा है कि 960 फॉरेनर्स आइडेंटिफाई हुए हैं और ये जो तबलीग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इससे लोगों की जानों को खतरा है। फिर हाई कोर्ट ने वीजा मैनुअल कोट किया। अब वीजा मैनुअल का पैरा 1.25 और 19.8, 1.25 में लिखा है कि आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करेंगे, और आप 19.8 में लिखा है कि जितने भी एप्लीकेंट तबलीगी जमात के लिए इंडिया आ रहे हैं उन सब के केसेस MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रेफर किए जाएंगे वीजा देने से पहले। ये जितने तबलीगी जमात से रिलेटेड लोग इंडिया में आए हैं इन सब ने अपने एड्रेस में मरकज तबलीगी जमात लिखा है। और देखिए उसमें क्या लिखा है 19.8 पैरा में कि जितने भी इंडियन मिशंस हैं विदेशों में, भारत के दूतावास, एम्बेसी, वो जो वीजा देते हैं वो फुल पार्टिकुलर्स उनके भेजेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, स्पॉन्सर कौन है, क्या काम करते हैं, इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस विजिट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और ये सब के सब FRRO को और FRO को 14 दिन के अंदर अंदर इंडिया में आने के बाद रिपोर्ट करेंगे। अब ये दोनों पैराग्राफ जो हैं जो 2020 में सर्कुलर आए हैं उसमें रिप्रोड्यूस हुए हैं। फिर 3 अप्रैल 2020 को एक और सर्कुलर आ रहा है, उसमें कहा गया है कि 315 और फॉरेनर्स मिले हैं हमें जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं, और टोटल नंबर जो है वो अब उनका 1275 हो गया है, और इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जा रहा है। अभी तक कहीं लॉ में आया नहीं है ब्लैक लिस्टिंग। क्या है लॉ कि अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करे तो उसको डिपोर्ट किया जाए। 6 अप्रैल 2020 को फिर MHA का एक आता है सर्कुलर। स्टेट से कहा जा रहा है कि जिन्होंने तबलीगी जमात एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अब आइए जजमेंट। पैराग्राफ 17 है जजमेंट का, पेज 28 है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये सर्कुलर जो हैं इनसे कहीं पे ये नहीं पता चलता कि रिलीजियस प्लेसेस में जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज को अटेंड करना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि इन लोगों को 365 डेज का वीजा मिला है, ये डिफेंस सर्विसेज में नहीं जाएंगे, एक बार स्टे में 90 डेज रहेंगे, मल्टीपल एंट्री है, और पूरा चार्ट हाई कोर्ट ने देख लिया जो उन्हें सरकार ने दिया कि ये लोग कब आए, कब क्वारंटाइन में डाले गए, कब अरेस्ट किए गए, और क्या निकला इस चार्ट से। इस चार्ट से ये निकल रहा है कि ये सारे लोग या तो फरवरी में आए हैं या मार्च के अर्ली में आए हैं, और ये फिर दिल्ली से आके भोपाल गए और अहमदनगर गए, और उसके बाद इनको 30 मार्च से 17 अप्रैल तक क्वारंटाइन में डाला गया। इनमें से ज्यादातर ने निगेटिव टेस्ट किया और फिर भी उनको 17 अप्रैल को अरेस्ट किया जा रहा है। एक आदमी को हमने क्वारंटाइन में डाला है और फिर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं जबकि वो निगेटिव है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि और भी केसेस में जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्होंने निगेटिव टेस्ट किया था, और यही जजेस ने कहा था कि जिसने निगेटिव टेस्ट कर दिया वो स्प्रेड कैसे कर सकता है। लेकिन हम एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं, और ये झूठ की दुनिया हमारे मीडिया ने, हमारे व्हाट्सएप ने, हमारे सोशल मीडिया ने बनाई है, और हम सब उसमें कैरीड अवे हो गए हैं।
फिर हाई कोर्ट ने नोट किया पेज 32 पे पैरा 22 में कि भाई ये एक मौलाना इलियास थे, 1927 में उन्होंने तबलीगी जमात जो है वो शुरू की। साल भर लोग मरकज दिल्ली में आते रहते हैं, ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहां जो ये लोग आए हैं फॉरेन नेशनल्स, ये कोई इवेंट नहीं था, कोई कांग्रीगेशन नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था। जजेस ने लिख दिया कि पहले हम भी ये समझे थे कि शायद कोई इवेंट है जिसके लिए आए हैं, लेकिन ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लोग आते हैं, वहां से चले जाते हैं। उन्होंने नोट किया कि वहां पर रहने का इंतजाम है, और उन्होंने नोट किया कि ये जो एलिगेशन लगाया गया, जो ये कांस्टेबल्स ड्यूटी पे गए और उन्होंने मस्जिद में इन लोगों को अरेस्ट किया कि ये कुरान पढ़ रहे थे। एक तो कुरान पढ़ना प्रोहिबिटेड नहीं है, और ये इनमें से कुछ लेक्चर दे रहे थे। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि दीज एलिगेशंस आर वेरी वेग, एंड दीज एलिगेशंस के बेसिस पे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि ये लोग इस्लाम फैला रहे थे या धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन करा रहे थे। यानी इनमें से कोई कन्वर्जन नहीं करा रहा था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यही बात कि तबलीगी जमात कन्वर्जन नहीं कराती है। और वो बात जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है तबलीगी जमात से रिलेटेड, आप वो वीडियो देख लें कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फॉरेनर्स को भी इंडिया में वैसे ही अवेलेबल है जैसे भारतीय नागरिकों को अवेलेबल है। फिर हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ये जितने विटनेसेस हैं, इनका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा एक ही बात बोल रहे हैं। ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप विटनेसेस हैं, यानी जो सरकार ने विटनेसेस इस केस में पेश किए वो सब के सब बनाए हुए विटनेसेस थे, और उनमें से ज्यादातर जो है कोर्ट ने नोट किया हियर से बात कह रहे हैं, यानी ये बात भी सरकार की नहीं मानी। फिर यहां पे हाई कोर्ट ने कहा यह बात ठीक है कि देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने का मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों का है, लेकिन एक बार वीजा मिल गया और वीजा में लिखा है कि ये जगह जाएंगे, मैंने अभी बता दिया एमएचए के सर्कुलर के हिसाब से, तो फिर मस्जिद में जाना प्रोहिबिटेड नहीं है। पैरा 26 है, उसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया, मैं पढ़ रहा हूं, कंसीडरिंग द डेट्स ऑन विच दीज पर्सन्स वर टेकन इन कस्टडी, इट कैन बी सेड that there is more possibility that they got infected in India and they were not already infected when they arrived in India। हमें यहां बताया गया था कि ये कोरोना जिहाद है, बताया गया था कि ये कोरोना टेररिज्म है, बताया गया था कि ये लोग साजिश के तहत आए कि ताकि भारत में जो है ये फैला दिया जाए। हाई कोर्ट कह रही है कि ये इन्फेक्टेड नहीं थे जब आए थे, जब ये अपने देशों से चले कोई एविडेंस नहीं थी कि इनके देशों में कोरोना फैल गया है, और ये जानबूझ के भारत में आके फैलाने लगे हैं। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि ये जितना काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रिजम्पशन से कि ये लोग इन्फेक्टेड थे, ये सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता। चार्जशीट में कोई मेंशन नहीं है, कोर्ट ने नोट किया कि इनके कंट्रीज में कोरोना फैल चुका था जब ये भारत में आए। पैरा 27 में जजमेंट में जजेस ने कहा देयर वाज बिग प्रोपेगेंडा इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगेंस्ट द फॉरेनर्स हु हैड कम टू मरकज दिल्ली एंड एन अटेम्प्ट वाज मेड टू क्रिएट अ पिक्चर that these foreigners were responsible for the spread of COVID-19 virus in India। कितना बड़ा झूठ फैलाया था, और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते थे कि 1/3 जो हैं वो तबलीगी जमात वाले हैं। आज 30 लाख हमारे यहां इंफेक्शन हो चुके हैं पॉजिटिव, 51-52 हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं। बताया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ये डिमांड करती है, और राइट टू इंफॉर्मेशन ये लोग जानना चाहेंगे कि इनमें से कितने तबलीगी जमात की वजह से इंफेक्शन हुए हैं
और कितने लोगों की डेथ तबलीगी जमात की वजह से हुई है। हाई कोर्ट ने पैरा 27 में बहुत सख्त टिप्पणी कर दी। अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड द स्केपगोट when there is a pandemic or calamity, and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make them scapegoat, बलि का बकरा बना दिया इन तबलीगी जमात वालों को जो बाहर के विदेशी आए थे। और हाई कोर्ट ने लिखा है, ने लिख दिया पैरा 29 में कि हमारी भारत की हिंदू संस्कृति, एंशंट संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, गेस्ट जो है वो गॉड है। दरअसल ये जो टीवी एंकर्स हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रोपेगेंडा है, ये सबसे ज्यादा हमारी उस संस्कृति के विरुद्ध है जिस तरीके से हमने अपने देश में आए लोगों के साथ सलूक किया है। आप देखिए, हाई कोर्ट कह रही है कि कोविड-19 की सिचुएशन में ज्यादा टॉलरेंस चाहिए थी, ज्यादा हमें सेंसिटिव होना था। ये लोग यहां जेलों में भरे हुए हैं और वहां उनकी फैमिलीज किस कदर परेशान हो रही हैं। और फिर देखिए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कोट किया, शिकागो की 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की, फ्रेटर्निटी का जिक्र किया जो हमारी प्रीएम्बल में है और जिसकी हम बात नहीं करते। और फिर पैरा 33 में आर्टिकल 20 का जिक्र किया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी लॉ जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता क्रिमिनल लॉ में। अब यहां बात ये कही जा रही थी बहुत कि साहब वो लॉकडाउन की जो रेगुलेशन थी उसको वायलेट कर दिया। बड़ी डिटेल में हाई कोर्ट ने उसे एग्जामिन किया, एक पूरा पैरा लिख दिया मैलिस हेडिंग के साथ, और लिख दिया देयर इज अ स्मेल ऑफ मैलिस। सरकार का बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट है, मैं समझता हूं इस बात पे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र किया और गाइडलाइंस का जिक्र किया, और कोर्ट ने कह दिया एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस ये थी कि जो लोग इन्फेक्टेड कंट्रीज से आएंगे उनके ऊपर ये लागू होगी। 23 मार्च से 31 मार्च तक के जो रूल्स हैं उनको नोट करके गाइडलाइंस को लॉकडाउन की, कोर्ट ने कहा इनमें पर्पस था नो मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं जाएंगे, पार्क में नहीं जाएंगे, होटल में नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट ने नोट किया कि ये जो पेटिशनर्स हैं, फॉरेनर, तबलीगी, इन्होंने कोई ब्रीच नहीं की है लॉकडाउन ऑर्डर की। पैरा 45 में लिख दिया कि मस्जिद में अगर कोई रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने लॉकडाउन की वायलेशन की। मस्जिदें बंद थी, 23 मार्च से मस्जिदें बंद थी। कोई एविडेंस हाई कोर्ट के पास नहीं आई कि साहब ये मस्जिदें खुली हुई थी। और हाई कोर्ट ने मराठी कहावत कोट की कि अगर बैगर को ढूंढना है तो मस्जिद में ढूंढो। मस्जिद में रहने की इंतजाम होता है, गुरुद्वारों में इंतजाम होता है, धर्मशालाओं में इंतजाम होता है। कोर्ट ने नोट किया माइग्रेंट वर्कर्स को इन सब जगह शरण मिली है, इसलिए मस्जिद में रहना जो है वो लॉकडाउन का वायलेशन नहीं है। अगर मस्जिद के ट्रस्टीज ने तबलीगी जमात वालों को मस्जिद में जगह दे दी, उन्होंने कोई रूल वायलेट नहीं किया। और फिर हाई कोर्ट ने पैरा 51 में कंक्लूजन निकाल दिया अपना और कह दिया कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है, इट एक्टेड मैकेनिकली, स्टेट गवर्नमेंट एक्टेड अंडर पॉलिटिकल कंपल्जन। तीसरा कंक्लूजन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग अब लगा नहीं सकते, टीवी एंकर्स लगाने नहीं देते। और फिर कह दिया कि कोई केस नहीं है चार्जशीट का, एफआईआर को क्वैश कर दिया। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पीएन कुमार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवर हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रश्न चिन्ह माइंड में आ सकते हैं। अभी कल ही अपूर्वा विश्वनाथ ने आर्टिकल लिखा और देखा कि पिछले एक साल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के केसेस हुए हैं उनमें ज्यादातर में रिलीफ नहीं मिली, और जिनमें रिलीफ मिली वो जर्नलिस्ट थे जो सरकार के क्लोज थे। विनोद दुआ को नहीं मिली रिलीफ। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट करते रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर वाला केस किया था और कहा था कि हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस नहीं देंगे, उसी लॉ के बेसिस पे एक नहीं, दो नहीं, 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल लाई। हमें अपनी जुडिशरी में विश्वास रखना चाहिए।
कभी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ ये डिमांड करता है कि हम अपनी जुडिशरी में, अपने जजेस में विश्वास रखें। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट ने एक बार फिर मीडिया की थ्योरी, सरकार की थ्योरी, मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस की थ्योरी, तबलीगी जमात को डिमोनाइज करने की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।